तो मेन न्यूज़ है हमारा ईसी किक्स ऑफ SIR 2.0 इन 9 स्टेट्स एंड 3 यूटीज़। सेकेंड रिवीजन जो है वोटर्स लिस्ट का वो ईसी ने फिर से शुरू कर दिया है। ये मेन न्यूज़ है हमारा। बगल में न्यूज़ है SC एग्जामिनिंग द बैन ऑन सरोगेसी फॉर सेकेंड चाइल्ड। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये फिर से सुनवाई करने को तैयार हुआ है। एक्चुअली अभी कुछ कानूनों में बदलाव किया गया था जिसमें कि बच्चे जिनको नहीं हो पा रहे हैं उनको जो तरीके वो अपनाते हैं, जैसे IVF होता है, सरोगेसी होता है, तो उसमें कुछ अभी बदलाव किए गए थे, कुछ रोक लगाया गया था। एक्चुअली बीच में इसको थोड़ा प्रोफेशनल कमर्शियल बना दिया था लोगों ने, कमाई का धंधा, बिजनेस का धंधा कंपनियों ने भी बना दिया था। तो वो गलत तरीके से जो है महिलाओं के एग्स को बेच रहे थे, कमर्शलाइज कर रहे थे। तो उसमें कुछ रोक लगाया गया था सर। हाँ, जो एग्स पैदा होते हैं, जैसे मेल्स में स्पर्म होता है, फीमेल में एग्स होते हैं, तो उन एग्स को एक्चुअली फ्रीज़ कर लिया जाता है। जैसे किसी महिला जो डोनर होती है या कोई भी महिला जो है वो अपने एग्स को फ्रीज़ यानी स्टोर करवा लेते हैं, उसको स्पेशल उसका फ्रीज़र होता है ताकि वो या तो आगे आने वाले समय में यूज़ कर सके या कोई जो डोनेट करती हैं तो वो डोनेट किया जा सके। तो उन एग्स का जो है वो गलत तरीके से सेल कर देती थी कंपनियां पैसों के लिए। तो उसको लेके और भी कई बातों पर, क्योंकि कई कई तरह से जो महिलाएं इनमें इन्वॉल्व हो रही थी उनको या तो सफिशिएंट पैसा नहीं मिल रहा था या उनका कई तरह से उनको जो उनके शिकायतें थी वो नहीं एड्रेस की जा रही थी। तो उसको लेके लॉज में भी बदलाव किए गए थे और उसी में यहाँ पर एक ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बहस करने के लिए तैयार हो गया है कि क्या जो लॉ बैन करता है मैरिड कपल्स को सरोगेसी के लिए, अब सरोगेसी होता है जिसको कॉमन वर्ड में कहते हैं किराए की कोख। तो एक होता है IVF, जैसे मान लीजिए किसी महिला को या किसी कपल को बच्चा नहीं हो पा रहा है, तो आपको पता है कि या तो उसमें पुरुष में दिक्कत है, परेशानी है, या महिला में परेशानी है, दोनों तरह से होता है। और उसका उपाय भी वैसे ही है कि अगर पुरुष को परेशानी है, और उसमें कई तरह से होता है, जैसे एक प्राइमरी इनफर्टिलिटी कहते हैं, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कहते हैं। तो एक होता है कि परेशानी है तो उस परेशानी को ठीक किया जा सकता है, ठीक है ना। तो वो तो है, मान लीजिए कोई तरह का दवा से ठीक हो जाता है, कोई माइनर सर्जरी से ठीक हो जाता है, ये सब इस तरह के ऑप्शन से तो ठीक है कि वो बस अपना ट्रीटमेंट करा लेते हैं एंड फिर दे गेट चाइल्ड। दूसरा केस होता है कि ठीक ना हो सके, ऐसा प्रॉब्लम है, ठीक है ना, या मेल को या फीमेल को। तो वैसे केस में है कि जो है उसके फिर है कि भाई दूसरे से आपको डोनेशन उसमें लेना पड़ता है, मेल या फीमेल को। जैसे कि स्पर्म बैंक्स होते हैं फॉर मेल्स और फीमेल के लिए एग बैंक्स होते हैं। तो अगर कोई मेल का स्पर्म जो है वो यूज़ होने लायक नहीं है, मतलब उसका केस है ही नहीं, अब वो नहीं कर सकता है, उसके स्पर्म से नहीं हो सकता है, तो फिर है कि कोई मेल का स्पर्म जो है वो ये करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। या कोई फीमेल है कि जिसका कि मतलब उसका एग यूज़ ही नहीं हो सकता है,
ड्यू टू लो क्वालिटी या एग्स नहीं बन रहे हैं, बहुत सारी बातें होती हैं। तो वैसे में होता है कि वो एग्स जो है किसी दूसरी महिला का एग्स बोरो करती हैं और शी बिकम्स प्रेग्नेंट हरसेल्फ। ठीक है, तो ये सब आता है आईवीएफ के अंदर में, ट्रीटमेंट एंड बोरोइंग ऑफ अदर पर्सन्स गैमीट्स। लेकिन अब कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि वो फीमेल प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकती। मान लीजिए उसका यूटेरस डैमेज है, शी कैन नॉट कंसीव, इस तरह का कोई प्रॉब्लम है। कई बार हो जाता है, दवा खाने से हो जाता है, या कभी एबॉर्शन वगैरह कराने से इस कोई ट्यूब डैमेज हो जाती है या यूटेरस डैमेज हो जाता है इस तरह का। तो उस केस में होता है कि शी कैन नॉट बियर अ चाइल्ड। तो वहाँ फिर ये होता है कि देन जो है, पहले तो अडॉप्शन लोग कर ले लिया करते थे, दूसरे के बच्चे गोद ले लेते थे। अब वहाँ पर एक ऑप्शन आया है कि दूसरी महिला को वो कहती है कि यू कैरी माई चाइल्ड। ठीक है, तो वहाँ पर है कि अगर उसके अपने एग्स यूज़ होने लायक होते हैं तो उसके एग्स को और उसके हस्बैंड के स्पर्म को फर्टिलाइज करा के और फिर उसको महिला में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, और वो महिला फिर प्रेग्नेंट हो जाती है और फिर बच्चे को कैरी करती है। फिर बच्चा जब पैदा हो जाता है, डिलीवर हो जाता है, तो उसको हैंड ओवर कर देती है। उस बीच में जो भी उसके खर्च वगैरह होते हैं वो ये सब कपल जो जिनको बच्चा चाहिए होता है वो देखभाल करते हैं। इसको हम सरोगेसी कहते हैं। ठीक है, तो अब इसको भी देखिए क्या है कि सरोगेसी आजकल जितने फिल्म स्टार्स और बड़े इस तरह के हाई प्रोफाइल लोग हैं वो उसको कमर्शियल तरीके में यूज़ कर रहे हैं कि भाई उनकी पत्नियां जो है या तो नहीं बच्चे करना चाहती हैं, क्योंकि या तो कई ऑप्शन, कई बातें होती है, कई बार फिगर कॉन्शियस होती हैं क्योंकि उनका बिजनेस ही सारा उनके बॉडी पे होता है, या कई बार वो इतना अपना काम में बिजी होती हैं कि उतना लंबा गैप नहीं ले सकती हैं। कई कारण होते हैं। तो इस वजह से जैसे कि देखिए अभी आमिर खान, शाहरुख खान, ये सब ने ऐसे ही कराया, सरोगेसी से कराया है दे। हाँ, तो ये लोग जो है दूसरी महिला को जो है कैरी करवाए बच्चा अपना और उससे पैदा हुआ। तो कई बार मतलब ये भी हो जाता है कि जैसे काम के चक्कर में महिलाएं इतनी व्यस्त हो जाती हैं, उम्र निकल जाती है कि फिर उनके लिए प्रेग्नेंट होना वो मतलब रिस्की होता है, डेंजरस भी होता है कई बार हेल्थ के लिए अपने। तो ये सब कई कारणों से जो है दे आस्क सम अदर लेडीज़ टू कैरी देयर चाइल्ड एंड दे कंपेंसेट देम। तो यहाँ इसी सरोगेसी कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। बीच में फिर इसको बैन कर दिया गया था सरोगेसी को। तो यहाँ पर वही सुप्रीम कोर्ट ने ये सुनवाई करने को तैयार हुआ है कि क्या कोई कपल जिसको कि सेकेंडरी इनफर्टिलिटी है, ठीक है, प्राइमरी इनफर्टिलिटी हुआ मतलब वो कर ही नहीं सकते हैं बच्चा पैदा जो है, ठीक है ना, मतलब इधर मेल और फीमेल। और सेकेंडरी होता है कि जहाँ वो कर सकते हैं लेकिन कुछ दिक्कतें हैं जिसकी वजह से वो नहीं करना चाह रहे। ठीक है, तो नहीं हो सकता है दोनों में हो, ऐसा कोई थोड़े है, किसी से कोई बीमारी है, हो सकता है उसको भी हो सकता है एक ही को हो, ऐसा ज़रूरी नहीं। कई बार होता है कि दोनों में ही प्रॉब्लम होता है। हस्बैंड का भी मान लीजिए स्पर्म काउंट वीक है, कम है, फीमेल का भी मान लीजिए उसका एग क्वालिटी डाउन है, तो एक ऐसे केस में हो सकता है कि दोनों ही चीज़ बोरो करना पड़े, है ना। तो यहाँ जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि दोज कपल्स हु आर हैविंग सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, तो वेदर दे कैन यूज सरोगेसी टू हैव अ सेकेंड चाइल्ड। मान लीजिए पहला चाइल्ड के लिए तो अगर एक भी चाइल्ड नहीं है तो उसके लिए तो अलाउ किया था, लेकिन एक ही चाइल्ड के लिए अलाउ किया था। अब यहाँ है कि सेकेंड चाइल्ड क्या वो ले सकते हैं कि नहीं सरोगेसी के मदद से।
इसको हम लोग आगे देखेंगे। तो मुझे लगता है मैंने आपको आइडिया दे दिया कि आईवीएफ क्या होता है, सरोगेसी क्या होता है ना, किस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं महिलाओं में, पुरुषों में, एक जनरल आइडिया। तो ये इसी पर ये हम देखेंगे, आगे आएगा 6th पेज पर क्योंकि ये सब लॉ से गवर्न होता है, ठीक है। और इसमें कानून बीच में आया था क्योंकि बोले ना कि जहाँ पर आदमी जो है ग्रीडी है, मैन इज़ ग्रीडी, मैन मैं कहता हूँ तो वहाँ मैन वुमेन सब आते हैं। तो जहाँ कोई ऑप्शन मिलता है उनका ग्रीड जो है, उनकी लालच आदमी से आगे दौड़ने लगता है ना। जैसे देख लीजिए कि यहाँ सरकार जो है बालू का लाइसेंस देती है कि ठीक है दिन में आपको 10 ट्रक बालू निकालने का हम लाइसेंस दे रहे हैं। अब वो लालच उनके माथे पर चढ़ जाता है, 10 ट्रक का मिलता है तो वो 100 ट्रक निकालना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। तो हर जगह आदमी का लालच उसे आगे पहुंच जाता है। तो यहाँ भी जैसे ऑप्शन दिए गए कि हाँ ठीक है, जिनको बच्चे दिक्कत हैं, नहीं हो रहे हैं, तो वो आईवीएफ कर सकते हैं, या बाद में सरोगेसी का भी ऑप्शन आया। अब इसको क्या है कि कंपनियों ने पैसा बनाने का धंधा बना लिया, ठीक है, और उसमें एक एक्सप्लॉयटेटिव बिजनेस शुरू, जिस पर कई मूवीज़ भी बन चुकी हैं, ठीक है। मूवीज़ तो 1 का 10 दिखाती हैं, अगर रियलिटी में 1 हो तो उसको वो 10 गुना करके दिखाती हैं। तो मूवीज़ में तो बहुत कुछ दिखा दिया गया है कि सरोगेसी के थ्रू ऑर्गन्स, मतलब बच्चे पैदा किए जा रहे हैं और उनके फिर ऑर्गन्स निकाल के स्मगल किए जा रहे हैं। क्या क्या दिखा चुका है। एक यशोदा नाम की मूवी आई थी अभी, साउथ की है, जिसमें समांथा है और यशोदा, हाँ, और भी कई मूवीज़ बन चुकी हैं, ठीक है। तो बहुत कुछ दिखा देते हैं, लेकिन चलिए वो दिखाते हैं, शायद समाज को वो जागरूक करते हैं कि ऐसा न कर सकें लोग। तो सुप्रीम कोर्ट उस पर मामले की सुनवाई के लिए तैयार हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। डिक चेनी, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, नो मोर। डिक चेनी जो है ये एक्सपायर कर गए हैं, हाँ खैर। 8 किल्ड एज पैसेंजर गुड्स ट्रेन कोलाइड नियर बिलासपुर इन छत्तीसगढ़, ठीक है। तो ट्रेन्स का एक्सीडेंट हो गया है। लीडर्स होल्ड मेनी रैलीज इन बिहार एज कैंपेनिंग एंड्स फॉर फर्स्ट फेज ऑफ पोल्स। अच्छा, तो आज के चुनाव के लिए जो है वो कैंपेनिंग रोक दिया गया है और आज वोटिंग हो जाएगा, उसके बाद फिर सेकेंड फेज जहाँ जहाँ है उनके लिए वहाँ कैंपेनिंग होगा, प्रचार होगा। बगल में एक छोटा न्यूज़ है लेफ्ट साइड में, एससी फ्लैग्स पॉक्सोज मिसयूज इन केसेस ऑन एडोलेसेंट्स, ठीक है। तो यहाँ जो है पॉक्सो, पॉक्सो आप जानते हैं, प्रिवेंशन ऑफ क्राइम्स एंड सेक्सुअल अब्यूज ऑफ चिल्ड्रन। तो इसको लेके कुछ यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट किया है कि एडोलेसेंट्स के केस में इसका मिसयूज़ किया जा रहा है, ठीक है। तो इसको भी देखेंगे आगे पेज 4 पर। फिर नीचे है एक बड़ा आर्टिकल है, इंडिया इजराइल टाइज डिफाइंड बाय ट्रस्ट, सेज जयशंकर। तो इंडिया इजराइल टाइज पर है। तो इजराइल हमारा एक लॉन्ग टर्म डिफेंस पार्टनर है, हमें डिफेंस और मिलिट्री और टेक्निकल इक्विपमेंट्स बहुत सारा देता है इजराइल, हम उससे परचेज करते हैं। तो इजराइल और इंडिया के टाइज पर ये आर्टिकल है, इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद स्टेट्स में स्कूल रिक्रूटमेंट स्कैम, अच्छा वेस्ट बंगाल में जो हुआ था, तो इसको कोई खास ज़रूरत नहीं है। बगल में एक छोटा न्यूज़ है, मेक इंडिया डेवलप्ड नेशन बाय 2047, प्रेसिडेंट अर्जेस यूथ। तो चलिए इसको भी देख लीजिएगा। और फिर राइट साइड में न्यूज़ है, एक्सपेल्ड AIADMK लीडर अर्जेस EC टू एक्सपेडाइट इंक्वायरी इनटू पार्टी सिंबल इशू।
तो किसी पॉलिटिकल लीडर जो कि उनको एआईडीएमके से एक्सपेल कर दिया गया है, उन्होंने इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट किया है कि जो पार्टी सिंबल को लेके कुछ मामला चल रहा है उसको जो है ये जल्दी रिजॉल्व करें। टू लीव सिंबल, हाँ, एआईएडीएमके का जयललिता जी का था, 2 पत्नियां रहती थी, एक पौधे की 2 पत्नियां उनका सिंबल होती थी। तो उस सिंबल को लेके कुछ मामला वहाँ चल रहा है, तो इलेक्शन कमीशन को जल्दी से वो मामला तय करने के लिए बोला है। तो इसमें आप ये देखिएगा कि जो आपको कौन सा आर्टिकल है जहाँ इलेक्शन डिस्प्यूट्स है तो कौन उसको हैंडल करता है, कौन फाइनल अथॉरिटी होता है, वो आपको वहाँ से रिवाइज कर लेना है कि इलेक्शन डिस्प्यूट्स को कौन रिजॉल्व करता है, किसके पास फाइनल अथॉरिटी होता है और कौन से आर्टिकल में दिया गया है। हाँ, उसके बाद नीचे फोटोग्राफ है, ये गुरु नानक देव जी का जयंती था, गुरु नानक जयंती, और हाँ क्या पूर्णिमा, नहीं हम लोग नहीं जा पाए थे कहीं, नहीं अभी तबीयत ठीक नहीं है लोगों का, तो एनीवे आगे नीचे है यूपीएससी मेंटेन्स स्टेटस क्वो ऑन टीएन्स डीजीपी कैंडिडेट्स। तो तमिलनाडु के डीजीपी का अपॉइंटमेंट होना है और उसको लेके यूपीएससी, क्योंकि ये सीनियर जो भी अपॉइंटमेंट्स होता है उसमें यूपीएससी से उसका भी सिफारिश मांगा जाता है। तो यूपीएससी ने पहले जैसा ही अपना वो जो पहले रिकमेंडेशन दिया था वैसे ही वही रिकमेंडेशन, स्टेटस क्वो का मतलब होता है जैसा पहले था वैसा ही अभी भी। तो इसको पढ़िएगा, समझिएगा सिविल सर्वेंट्स का कैसे होता है अपॉइंटमेंट और फिर प्रमोशन, क्योंकि प्रमोशन जब होता है उसमें यूपीएससी से भी फीडबैक मांगा जाता है। ठीक है, तो यहाँ डीजीपी के अपॉइंटमेंट में जो डीजीपी अपॉइंट होने वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यूपीएससी का फीडबैक मांगा गया है। तो यूपीएससी ने जैसा पहले दिया था वही बात फिर से दोहराई है, इसको पढ़िएगा समझिएगा। नेक्स्ट है पेज 3 स्टेट्स। SIR exercise infringes voters right to political expression, DMK tells SC। देखिए अब इन्होंने डीएमके पार्टी ने एक नया एंगल लाया है इस मामले में और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि ये जो रिवीजन किया जा रहा है ये वोटर्स के राइट का उल्लंघन है। लोगों का जो अपना मत देने का अधिकार, वोट देने का अधिकार है, जिसको भी वो ठीक समझते हैं उनको वो वोट दे सकते हैं, ये उस अधिकार का उल्लंघन है जो रिवीजन हो रहा है। तो इसको पढ़िएगा, अच्छा आर्टिकल है। फिर बगल में है गोल्ड क्वाइंस फ्रॉम विजयनगर एरा अनअर्थेड इन टीएन। तमिलनाडु में विजयनगर के समय के कुछ सोने के सिक्के मिले हैं, तो उनके बारे में ये आर्टिकल है। नेक्स्ट है बगल में फिर है NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन नोटिस टू कर्नाटका फॉर एक्सटॉर्टिंग ब्राइब फ्रॉम ग्राइविंग मैन। तो एक जो है शोक जो मना रहा था आदमी, उससे घूस लेने के लिए नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने कर्नाटका गवर्नमेंट को नोटिस दिया है। एक अपनी बेटी का गम मना रहा था मौत का एक आदमी, और उससे जो है घूस लिया गया है ज़बरदस्ती। हाँ, उसकी बेटी का डेथ हो गया होगा,
और उससे भी हर मतलब हर स्टेप हर कदम पर घूस उससे लिया गया। पढ़िएगा देखिएगा क्या हाल है और इसमें NHRC ने क्या एक्शन लिया है। देन Telangana HRC takes suo motu cognizance of Chevella accident। तेलंगाना के ह्यूमन राइट्स कमीशन ने, एक स्टेट लेवल पर होता है ह्यूमन राइट्स कमीशन और एक नेशनल लेवल पर होता है। जो नेशनल लेवल पर उसको नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन बोलते हैं, जो स्टेट लेवल पर होता है उसको स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन बोलते हैं। तो यहाँ अब तेलंगाना का न्यूज़ है कि तेलंगाना के ह्यूमन राइट्स कमीशन ने सुओ मोटू मतलब अपने आप बिना किसी के शिकायत के अपने आप जो है कोई शेवेल्ला नाम की जगह पर कोई घटना घटी, उसका खुद उसने ले लिया है जांच। ठीक है, पढ़िएगा इसको। देन हाई कोर्ट रिजर्व्स वर्डिक्ट ऑन कर्नाटका गवर्नमेंट्स अपील ऑन जियो। जियो कहते हैं गवर्नमेंट ऑर्डर को, सरकारी आदेश होता है उसको जियो कहते हैं, गवर्नमेंट ऑर्डर। तो यहाँ कर्नाटका गवर्नमेंट का कोई केस चल रहा है उसके किसी आदेश को लेके, तो हाई कोर्ट ने उसमें अपना फैसला को रोक लिया है कि बताएगा कुछ समय बाद। नेक्स्ट है बगल में, रिसर्चर्स डिस्कवर न्यू स्पीशीज ऑफ पिलिया जीनस ऑफ जंपिंग स्पाइडर इन चिकमगलुरु। तो स्पाइडर की एक वैरायटी होती है, एक स्पीशीज़ होती है पिलिया जीनस, जो कि जिसको जंपिंग स्पाइडर कहते हैं, जो जंप करता है। तो इसकी एक जो है नई स्पीशीज़ पिलिया जीनस चिकमगलुरु, ठीक है, कर्नाटका के चिकमगलुरु में ये खोजा गया है। नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज में सबसे मेन आर्टिकल तो है SC फ्लैग्स मिसयूज ऑफ पॉक्सो एक्ट टू पनिश एडोलेसेंट रिलेशन। तो SC ने ये कहा है कि पॉक्सो एक्ट का मिसयूज़ किया जा रहा है एडोलेसेंट्स के बीच में रिलेशंस को, ठीक है, हैरासमेंट करने के लिए, तंग करने के लिए। तो पढ़िएगा देखिएगा क्या है। EC हैज़ नो मैंडेट टू होल्ड पैन इंडिया SIR। मनीष तिवारी, कांग्रेस लीडर जो मनीष तिवारी हैं, ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन को ऐसा कोई अधिकार नहीं है। मैंडेट का मतलब होता है अधिकार, ऐसा कोई उसे अधिकार नहीं है, ऐसी कोई उसके पास शक्ति नहीं है कि वो पूरे देश में SIR करवा सके। तो इन्होंने एक नया मामला उठाया है। उसके बाद नीचे है 4 ऑफ एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप किल्ड इन क्लैश विथ सिक्योरिटी फोर्सेस इन मणिपुर। तो मणिपुर में जो है एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के 4 लोग मारे गए हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ लड़ाई में। देखिएगा मणिपुर में क्या हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट राइट साइड में एक आर्टिकल है, US HIRE हायर बिल कुड लाइट अ फायर इन इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, तो ये
कह रहा है आर्टिकल कि जो एक कोई बिल वहाँ लाया गया है, हायर HIRE हायर बिल, ये इंडियन इकोनॉमी में आग लगा सकता है, यानी बहुत उसको बर्बाद कर सकता है। इसको देख लीजिएगा क्या है। नीचे एक नेक्स्ट है, द हिंदू का न्यूज़ है कि सबमिट बाय द हिंदू, CPCL टू फोकस ऑन इंडियाज पाथ टू अ सस्टेनेबल फ्यूचर। तो हिंदू के द्वारा एक मीटिंग, एक बड़ा सभा करवाई, कॉन्फ्रेंस करवाई जा रही है, जिसमें कि सस्टेनेबल फ्यूचर, हम एक सस्टेनेबल फ्यूचर कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं इंडिया के लिए, यानी कि एक ऐसा डेवलपमेंट का रास्ता जो कि न ज़्यादा रिसोर्सेज को नुकसान पहुंचाता हो, न एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाता हो, तो मिनिमम डैमेज करते हुए एनवायरनमेंट को और रिसोर्सेज को हम कैसे डेवलपमेंट कर सकते हैं, इसको हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो उसका रास्ता निकालने के लिए, उस पर डिस्कशंस करने के लिए ये एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया है। इसको पढ़िएगा, इससे आप भी कुछ आइडियाज़ ले सकते हैं और उसको कल आंसर में लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। फिर है SC डायरेक्ट्स ED टू ट्रेस महादेव बेटिंग ऐप प्रोमोटर रवि उप्पल। तो बीच में एक महादेव ऐप्स स्कैम हुआ था और इसमें छत्तीसगढ़ के CM को रिज़ाइन करना पड़ा था। तो ये महादेव जो एक सट्टेबाजी का मतलब जुआ खेलने जैसा होता है, तो वैसा ऐप जो है, जो उसका जो प्रोमोटर था रवि उप्पल, उसको खोजने के लिए ED को कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। 8 डेड इन बाराबंकी रोड क्रैश आफ्टर स्पीडिंग ट्रक कोलाइड्स विथ अ कार। तो बाराबंकी यूपी में जो है डिस्ट्रिक्ट है, तो ये बाराबंकी में एक तेज़ी से जाते हुए ट्रक एक कार से टकरा गई, जिससे कि 8 लोग मारे गए हैं। ये न्यूज़ है, देखिएगा। ये देखिए, आजकल रोड एक्सीडेंट्स बहुत हो रहे हैं। नेक्स्ट है फिर हमारा पेज 5, बिहार असेंबली इलेक्शन। अब यहाँ दिया है कि EBC वोटर्स होल्ड द की टू बिहार पोल्स, नीतीश रिमेन्स देयर प्रिफर्ड चॉइस। EBC जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट वोटर्स हैं, यानी जिनको महादलित कहा गया है, तो कहा जा रहा है कि ऐसे जो अति पिछड़े या जो भी हैं, तो ये वोटर्स जो हैं यही बिहार चुनाव में तय करेंगे कि किसकी सरकार बने, और उनका जो प्रिफर्ड चॉइस उभर के आ रहा है वो है नीतीश कुमार। ठीक है, तो खैर नीतीश कुमार ने बहुत काम तो किया ही है, बिहार को बदला है एक बैकवर्ड और केओस, नो लॉ एंड ऑर्डर, नो सिक्योरिटी, ऐसे राज्य से एक डेवलप्ड लॉ एंड ऑर्डर के साथ और सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आज मेट्रो भी शुरू हुआ है। तो बहुत काम तो किया है, इसमें हमें क्रेडिट देना ही चाहिए। अब देखिए इस बार लोग किनको वोट करते हैं। बगल में फिर एक न्यूज़ है, ट्रांसजेंडर कैंडिडेट ऑफ JSPM's हाई इन भोरी सीट। तो एक ट्रांसजेंडर प्रीति किन्नर नाम है, ऊपर फोटो दिया हुआ है। तो ये गोपालगंज ज़िले के भोरे एक क्षेत्र है, वहाँ से ये जन स्वराज पार्टी से खड़ी हुई हैं। तो देखिए क्या होता है। For these bhaiyas from Bihar, poll promises are made to be broken। ठीक है, जो भैया कहते हैं बिहार के लोगों को, तो यही कहा है कि फॉर दीज भैयाज फ्रॉम बिहार पोल प्रोमिसेस आर मेड टू बी ब्रोकन।
तो ये लोग जो कि भैया का कहने का मतलब है बिहार के ऐसे लोग जो बाहर में काम करते हैं, तो उनके लिए हमेशा ये खाली ऐसे वायदे होते हैं जो कि तोड़ दिए जाते हैं, क्योंकि उन्हें जब अपने राज्य से बाहर चले जाते हैं तो उनको तो कोई ये वायदे कोई पूरे होने से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, क्योंकि उन पर ये कोई चीज़ें सरकार की लागू होती नहीं है। ये तो अपने राज्य से बाहर काम करते हैं, तो सरकार क्या कर रही है घर में नहीं कर रही है बिहार में, उससे उन्हें कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो अभी बीच में ये मामला उठा था कि जितने लोग बाहर रह के काम कर रहे हैं वो लोग सरकार बना सकते हैं, किसकी सरकार बने। लेकिन यहाँ निकल के आ रहा है कि उनका सोच ये है कि भाई हम तो बाहर चले जाते हैं तो सरकार क्या करती है उसे में कोई ख़ास फ़ायदा तो होता नहीं, हमें तो बाहर से कमा के लाना रहता है, तो इसलिए हमारे लिए तो इनका वायदा तोड़ने ही जैसा हो जाता है। खैर इसको भी समझने की कोशिश करिएगा क्या है मामला, क्या किया जा सकता है। बगल में खरगे जी का स्टेटमेंट है, एनडीए गवर्नमेंट इन बिहार नेग्लेक्टेड वीमेंस सेफ्टी हेल्थ, कि अब तक जो सरकार है बिहार में उन्होंने महिलाओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान नहीं दिया है। देखिए इनका क्या कहना है। सुप्रीम कोर्ट टू रिव्यू सरोगेसी बैन ऑन कपल्स विथ वन चाइल्ड, तो जिन कपल्स को ऑलरेडी एक चाइल्ड है उनको दूसरे बच्चे के लिए सरोगेसी पर बैन है। ठीक है, सरोगेसी वही लोग कर सकते हैं, करा सकते हैं जिनके एक भी बच्चे नहीं। अगर एक बच्चा भी है तो उस पर अभी तक रोक है कानून में, उसको सुप्रीम कोर्ट ने फिर से सुनवाई करने के लिए तैयार हुआ है। ठीक है, तो ये देखिए बड़ा आर्टिकल है और उसमें आपको यहाँ बहुत अच्छा आर्टिकल है, हर तरह से इसमें आपको समझ में आएगा कि लीगल इशू क्या है उसका, और उसका मेडिकल इशू क्या है, सोशल इशू क्या है। ठीक है, क्योंकि हर तरह से किसी मामले को देखना समझना पड़ता है। ठीक है, तो इसको आप पढ़ेंगे समझेंगे। नेक्स्ट है, ऑनलाइन टूर्नामेंट्स में बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम गेमिंग बैन। तो ऑनलाइन जो अभी देखिए, अभी कल मैंने आपको कल परसों जब न्यूज़पेपर डिस्कस किया था उसमें बताया हुआ था कि लोगों ने रिक्वेस्ट किया है ऑनलाइन गेमिंग साइट्स को बैन करने के लिए। तो उसमें अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो ऑनलाइन टूर्नामेंट्स होते हैं उनको इस बैन से अलग रखा जा सकता है, यानी उनको बैन नहीं किया जाएगा। बाकी जनरल जो गेमिंग साइट्स हैं उनको मे बी बैन किया जा सकता है, जिसमें कि बेटिंग वगैरह होता है। जस्ट 1 मिनट।
नेक्स्ट है साइंस का आर्टिकल है गामा रे बर्स्ट फ्रॉम ब्लैक होल मॉर्शल्स। could expose quantum gravity। हल्दी डाली हो क्या? हैं? हल्दी तो इसमें ब्लैक होल क्या होता है आप जानते हैं? हेलो, देखिए स्टार्स इस यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ, तो एक बिग बैंग थ्योरी, उसमें ये कहा जाता है कि स्टार्स जो हैं, कैसे जन्म हुआ स्टार्स का, कि जो भी डस्ट पार्टिकल्स थे स्पेस में, वो डस्ट पार्टिकल्स जो है सडनली नज़दीक आने लग गए और नज़दीक आने लग गए तो उनमें जैसे डेंसिटी बढ़ता चला गया और बहुत ज़्यादा जब नज़दीक आते गए, जैसे जैसे नज़दीक आते गए तो उनके बीच का जो फोर्स है अट्रैक्शन का और बढ़ता चला गया, क्योंकि ग्रेविटेशन जो होता है ये डिस्टेंस के अपोजिट होता है। डिस्टेंस ज़्यादा होता है तो पावर कम हो जाता है, फोर्स, डिस्टेंस कम होता है तो फोर्स बढ़ जाता है। तो जैसे जैसे नज़दीक आते गए इनके बीच का जो ग्रेविटी फोर्स और बढ़ता चला गया और ये बहुत कंडेंस होते चले गए। लेकिन नज़दीक आने से क्या हुआ, इनके अंदर हीट बढ़ता चला गया, क्योंकि जब नज़दीक आते हैं तो एक दूसरे से टकराते हैं, टकराएंगे तो हीट पैदा होगी। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा गर्म होते चलेगा और कंडेंस होते चलेगा। तो एक समय इतना हीट हो गया तो ये क्या होता है कि जैसे हीट होने लगा तो क्या होता है, मैटर का स्टेट चेंज होता है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से फिर बहुत ज़्यादा हीट होता है तो प्लाज्मा स्टेट में चला जाता है। प्लाज्मा स्टेट कहते हैं जब मॉलिक्यूल्स छितरा जाते हैं। तो जैसे सन है वो प्लाज्मा स्टेट में, तो उसके बाद क्या हुआ कि इतना एनर्जी उसमें पैदा हो गया और हीट पैदा हो गया कि एक बड़ा विस्फोट हुआ, उसको हम बिग बैंग कहते हैं। और ये अरबों साल पहले हुआ, बिलियंस ईयर्स अगो। उससे जो है, जो मैटर था कंडेंस, उसके टुकड़े बिखर गए
और वही बिखर के गैलेक्सीज बन गए अलग अलग। गैलेक्सीज में स्टार बने इस तरह से, ठीक है। तो स्टार का भी बर्थ ऐसे ही होता है, मैटर जो होता है कंडेंस होते जाता है और हॉट हो जाता है बहुत ज़्यादा, उसमें न्यूक्लियर रिएक्शन शुरू हो जाते हैं, चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है और वो स्टार बन जाता है, क्योंकि उससे हीट निकलने लगता है, लाइट निकलने लगता है, वही आज स्टार्स हम उनको कहते हैं। कई बार क्या होता है कि ये जो है, तो ये अब क्या होता है कि जब एक्सप्लोज़न होता है तो उसके रिज़ल्ट अलग अलग होते हैं। तो वो एक्सप्लोज़न जो होगा तो उसके बाद क्या बनेगा ये उसके मास पर डिपेंड करता है, और उसी मास के बारे में हमें एक साइंटिस्ट जो हमारे इंडियन साइंटिस्ट थे, इंडियन ओरिजिन के, चंद्रशेखर, उन्होंने दिया था, उसको उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। उसे कहते हैं चंद्रशेखर लिमिट। तो उसमें उन्होंने बताया था कि चंद्रशेखर लिमिट जो उन्होंने एक लिमिट दिया था, सन का कुछ टाइम्स मास बताया था, उससे अगर ज़्यादा मास होगा तो वो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा। ब्लैक होल इतना ज़्यादा एक डेंस होता है मास, उसके इतना इतना ग्रेविटी होती है कि कोई भी चीज़ उसके पास गई तो उससे निकल नहीं पाती। तो ब्लैक होल जो है वो एक बहुत ज़्यादा डेंस मास होता है, स्टार होता है, जो कि कोई भी चीज़ अगर उसके आसपास गुजरी तो वो उसको खींच लेता है अपनी तरफ और उससे कभी निकल नहीं पाता है। उसको ब्लैक होल कहते हैं। ऐसे ब्लैक क्यों कहते हैं, होल क्यों कहते हैं? तो ब्लैक होल इसलिए कहते हैं कि कोई भी चीज़ जाती है उसके अंदर समा जाती है, उससे बाहर नहीं आ पाती। तो लगता है कि एक बहुत बड़ा होल है जिसके अंदर कोई भी चीज़ चली जाती है तो फंस जाती है। और ब्लैक इसलिए क्योंकि लाइट को भी खींच लेता है। लाइट जिसका कि लगभग कोई मास नहीं होता है उसको भी एक ग्रेविटी से खींच लेता है और लाइट भी उससे निकल नहीं पाती, उसी के अंदर फंसी रह जाती है, इसलिए वो ब्लैक दिखता नहीं है। क्योंकि दिखती है हमें कोई चीज़ तब है जब लाइट उससे टकरा के वापस आती है हमारे आँख तक। तो ब्लैक होल जैसे है कि पता चलेगा सन जाएगा तो सन को खींच लेगा अपने अंदर, सन भी उसके अंदर जाके गायब हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं ब्लैक होल। समझ गया ब्लैक होल क्या है? तो तो यहाँ यही दिया है कि गामा रे बर्स्ट्स फ्रॉम ब्लैक होल मॉर्सेल्स कुड एक्सपोज क्वांटम ग्रेविटी। मॉर्सेल कहते हैं क्या? मॉर्सेल कहते हैं खाने के लंप को, जैसे हम एक कहते हैं ना एक कौर खाली है, उस कौर को ही मॉर्सेल कहते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ मॉर्सेल कहने का मतलब है किसी भी चीज़ को जिसको कि खा गई है ब्लैक होल, ठीक है। तो यहाँ देखा गया कि ब्लैक होल से कई बार गामा रेज निकलती हैं,
जिसको ऐसी चीज़ों से जो उसको निगल गया था। तो उसी पर आर्टिकल है कि अगर उन गामा रेज जो निकलती है ब्लैक होल से, उसको अगर हम स्टडी करें तो क्वांटम ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी अफेक्टिंग लाइट, अभी मैंने आपको बताया कि लाइट को भी खींच लेता है ब्लैक होल, लाइट जो कि मासलेस है, लेकिन उस ब्लैक होल का इतना स्ट्रांग होता है ग्रेविटेशनल पुल कि लाइट को भी खींच लेता है, इसलिए वो दिखता नहीं, इसलिए उसको ब्लैक कहते हैं। तो है नहीं, जहाँ भी है ये फैले हुए हैं, तो अगर इनके ग्रेविटी के पुल में आ जाएगा, जैसे सन भी आ गया तो सन को भी निगल जाएगा, क्यों नहीं हो सकता है? तो अंधेरा हो जाएगा तो हो जाएगा, माने अब कुछ होने को तो हो ही सकता है ना। तो कहने का मतलब है, खैर है, हाँ परमानेंट उसके अंदर जाके गायब हो जाता है, क्यों नहीं होगा? आप ये ब्लैक होल सोच रहे हैं कितने बड़े होते हैं, दे आर लाइक गैलेक्सीज, ये कोई छोटा मोटा नहीं है, इसके अंदर कोई सोलर हो सकता है, सोलर सिस्टम को ही खींच ले, ठीक है। खैर मतलब ब्लैक होल्स को डिटेक्ट किया गया है, तो बहुत सारे ब्लैक होल्स को डिटेक्ट किया गया है, उन्हीं पर स्टडी चल रहा है, ठीक है। तो उसी के बारे में आर्टिकल है, आप इसको, मैंने आपको बेसिक आइडियाज़ दे दिया है ना। तो इसको समझने की कोशिश कीजिएगा क्या इसमें दिया है उन्होंने। नेक्स्ट है देखिए नीचे एक फोटोग्राफ है, बिग शॉट। इस फोटोग्राफ में एक डाइवर है जो समुद्र में अंदर डाइव करते हैं और कुछ काम करते हैं। तो एक डाइवर जो है, एक केज जिसको कि छोड़ा गया था नीचे समुद्र में रखा गया था, उसमें म्यूसेल्स एक ऑर्गेनिक ऑर्गेनिज्म, सॉरी ऑर्गेनिक कह रहे हैं, ओशिनिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, मैरीन ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो इन म्यूसेल्स को माना जाता है कि दे आर इंडिकेटर्स ऑफ ओशनिक पोल्यूशन। ओशन में पोल्यूशन होता है जैसे जैसे, तो इनका कैरेक्टरिस्टिक उसी हिसाब से चेंज होता जाता है। तो ये एक तरह इंडिकेटर का काम करते हैं कि ओशन में पोल्यूशन कितना बढ़ा है या कम हुआ है। तो ऐसे म्यूसेल्स को ही इस केज में रखा हुआ, उस केज को ले जा रहा है, बाहर निकाल रहा है स्टडी करने के लिए। कहा है देखिए कि डाइवर रिट्रीव्स अ केज कंटेनिंग म्यूसेल्स यूज्ड एज बायो इंडिकेटर्स टू मॉनिटर माइक्रोप्लास्टिक एंड केमिकल पोल्यूशन ड्यूरिंग अ मिशन इन सैरोनिक गल्फ, ग्रीस ऑन September 8। तो सैरोनिक गल्फ है ग्रीस के पास, वहाँ किसी मिशन के दौरान कुछ वहाँ एक्सपेरिमेंट्स किए गए होंगे, कुछ का प्रोजेक्ट किया गया होगा, तो उसके दौरान कितना वहाँ पोल्यूशन हुआ उसको मेज़र करने के लिए ये एक केज, जिसको कि जहाँ तहाँ रखा हुआ है साइंटिस्ट ने मॉनिटर करने के लिए, उसको निकाल रहा है स्टडी करने के लिए। नीचे दिया है, अ बायो इंडिकेटर इज एन ऑर्गेनिज्म that senses and responds to its environmental conditions based on which scientists can infer them indirectly। तो बायो इंडिकेटर ऐसे ऑर्गेनिज्म्स को कहते हैं जो अपने माहौल, अपने एनवायरनमेंट में जैसा बदलाव होता है, पोल्यूशन होता है, उसके अनुसार अपने उनके कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होते हैं, और उनको साइंटिस्ट जो है वो ये सेंस करने के लिए यूज़ करते हैं कि कितना पोल्यूशन क्या हुआ है। उसके बाद
बगल में क्वेश्चन कॉर्नर है, इंडियन सैटेलाइट्स लेडन विथ फीचर्स। अभी सैटेलाइट लॉन्च किया है, तो उसी से जुड़ा हुआ है कि सैटेलाइट्स जो है उसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं, इंडिया के जो सैटेलाइट्स होते हैं उसके बारे में, जो भी उसमें क्या क्या उसमें इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, क्या उसमें साइंटिफिक अपरेटस होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स और मशीन क्या होता है उसके अंदर, कंपोनेंट्स वगैरह, तो वो सब बताने के लिए आर्टिकल है। आपको आइडिया लगेगा कि सैटेलाइट में क्या क्या चीज़ें होती है। नेक्स्ट इज एडिटोरियल पेज। हिंदू का एडिटोरियल है, माइग्रेशन डिबेट। माइग्रेशन को लेके बहस चल रही है, जो क्या माइग्रेशन अच्छा है बुरा है, ठीक है। तो और कई बार इलीगल माइग्रेंट्स की बात उठाई जाती है पार्टियों के द्वारा। तो ये देखिए इसमें क्या है कि माइग्रेशन के कई पहलू होते हैं। जैसे पहला कि जहाँ एक कहते हैं हम माइग्रेशन को हम बांटते हैं दो तरह, इन माइग्रेशन या इमिग्रेशन और आउट माइग्रेशन यानी एमिग्रेशन। जो अंदर आते हैं तो उसको आई लगाता है, इमिग्रेशन, IMMI, इमिग्रेशन कहते हैं। यानी जैसे मैं बिहार से दिल्ली आ रहा हूँ तो दिल्ली के लिए वो इमिग्रेशन होगा, आई, और बिहार से चूंकि मैं बाहर जा रहा हूँ तो उसको कहेंगे एमिग्रेशन, ई लगेगा वहाँ, ठीक है। तो एमिग्रेशन और इमिग्रेशन या इन माइग्रेशन आउट माइग्रेशन, अंदर, हाँ, जैसे कहीं अंदर आना वो इन माइग्रेशन यानी इमिग्रेशन हो गया, और बाहर जाना कहीं से वो आउट माइग्रेशन या एमिग्रेशन हुआ, उसमें ई लगेगा। तो जैसे मैं बिहार से दिल्ली जा रहा हूँ तो बिहार से तो मैं बाहर जा रहा हूँ, तो बिहार के लिए वो एमिग्रेशन होगा। लेकिन मैं दिल्ली के अंदर आ रहा हूँ तो वो दिल्ली के लिए इमिग्रेशन, इन माइग्रेशन होगा, क्योंकि मैं दिल्ली के अंदर आ रहा हूँ बाहर से, समझ गए। तो बाहर से अंदर आने को इमिग्रेशन और अंदर से बाहर जाने को एमिग्रेशन, समझ गए। तो इमिग्रेशन जो होता है आई यानी अंदर आना कहीं, उसके कई पहलू होते हैं। जैसे दिल्ली बिहार के लोग जाते थे काम करने, अभी भी जाते हैं बिहार यूपी के लोग, उससे दिल्ली को क्या फ़ायदा होता है। पहला, अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर, सबसे जो बड़ा फ़ायदा है कि चीप लेबर हमें अवेलेबल हो जाता है। क्योंकि जो भी लोग कहीं जाते हैं तो उनके पास बेसिक मीन्स होते हैं सर्वाइवल के, तो वो लोएस्ट वेजेस पर भी काम करने के लिए तैयार होते हैं। उनको होता है कि दे आर, इसीलिए वो अपना जगह छोड़ के गए ना, क्योंकि अगर उनको सर्वाइवल होता तो अपनी जगह रहते, अगर उनकी इच्छाएं पूरी हो रही होती तो अपनी जगह पर ही रहते। क्योंकि उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही थी तो इसलिए वो छोड़ के गए, या और भी कई कारणों से होता है, माहौल गड़बड़ हो गया, लड़ाई हो गई, दुश्मनी, कुछ बहुत से कारण होते हैं। तो वो बेसिक सर्वाइवल पे होते हैं, इसलिए वो कम से कम मिनिमम कंडीशंस पे काम करने के लिए तैयार होते हैं। तो जहाँ को वो जाते हैं, जैसे बिहार के लोग दिल्ली गए तो दिल्ली सरकार को, दिल्ली के लोगों को, दिल्ली के बिजनेसमैन को ये फ़ायदा होता है कि उनको सस्ते रेट पर काम करने के लिए मजदूर मिल जाते हैं। मतलब मजदूर हो या किसी भी तरह के लोग, मान लीजिए यहाँ से जाके वहाँ सब्जी का धंधा कर रहा है तो कम रेट पर सब्जियाँ अवेलेबल होने लगती हैं, क्योंकि ये लोग अपना कम मुनाफा पर ही बेचते हैं। यहाँ से जा रहा है, मान लीजिए ऑटो वहाँ चलाता है तो उसको एक चीपर रेट पर ऑटो मिल जाता है वहाँ के लोगों को। तो हर तरह का जो एक वर्किंग पॉपुलेशन होता है जो कि चीप रेट पर काम करने के लिए तैयार होता है, दैट इज़ चीप वर्क फोर्स। अब उसी तरह इंडिया से लोग इतने जगह देशों में जा रहे हैं, क्यों, और वो वेलकम कर रहे हैं, किस लिए, क्योंकि वो इसीलिए इंडियंस को वेलकम कर रहे हैं कि दे आर गेटिंग चीप वर्क फोर्स। वो किसी भी तरह का जॉब हो, चाहे वो नॉर्मल, अब यहाँ से जाके वहाँ बाथरूम और
सड़क भी साफ करता है तो उसको अच्छा पैसा, यहाँ उसको 10 रुपया मिलेगा तो वहाँ उसको 50 रुपया मिलेगा, तो वो खुश है कि चलो ठीक है, सड़क ही साफ कर रहा हूँ, बाथरूम ही सफाई कर रहा हूँ, सफाई ही कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पैसा तो अच्छा मिल रहा है। उतने पैसे में मैं अपने इंडिया में काफ़ी अच्छा कुछ कर लूँगा। कुक का काम कर रहा है यहाँ से, यहाँ 10,000 मिलता है, वहाँ उसको 50,000 से 1 लाख तक भी मिलता है। तो वो बहुत खुश है कि ठीक है, मैं खाना बना रहा हूँ, पैसा तो अच्छा कमा रहा हूँ ना। और वहाँ के लोग किस लिए खुश हैं कि उन्हें जो है कम दर पे काम करने वाले हर तरह के लोग मिल जा रहे हैं, चाहे वो जनरल स्टाफ हो, चाहे वो टेक्निकल आईटी के स्टाफ हो, टेक्निकल हो, मतलब किसी भी तरह का। तो जो जहाँ इमिग्रेशन होता है, यानी जहाँ लोग आते हैं बाहर से अंदर, वहाँ क्या है कि चीप अवेलेबिलिटी ऑफ वर्कफोर्स, हर तरह का काम करने के लिए मिल जाता है। ये सबसे बड़ा फायदा होता है। आज इसी कारण जो ईयू, यूरोपियन यूनियन है, वो इसी में बर्बाद हुआ। आज जो यूरोप की हालत खराब हो रही है और ब्रिटेन डूब गया है, क्योंकि ब्रिटेन में काम बहुत था, या यूरोपियन यूनियन और कंट्रीज में है काम बहुत था, लेकिन कुछ ऐसे कंट्रीज थे दे आर वेरी पुअर, जैसे ईस्टर्न यूरोप कंट्रीज जो है दे आर वेरी पुअर, वहाँ बहुत से लोग हैं जो काम की तलाश में, तो वो आते थे इन डेवलप्ड कंट्रीज में, जर्मनी है, फ्रांस है, यूके है, ठीक है, इन सब देशों में, इटली है, वहाँ बहुत सारे और भी देश हैं, तो वो आते थे और उनको ईजिली उनको अच्छा काम मिल जाता था, और इन कंट्रीज़ को काम करने वाले मिल जाते थे, तो इकोनॉमी डेवलप हो रहा था। अब यूके, जो इंग्लैंड है वो छोड़ दिया यूके, उसको अलग हो गया। अब क्या है, वहाँ चीप लेबर मिलना बंद हो गया, काम करने वाले नहीं हैं, लेबर कॉस्ट बहुत हाई हो गया है, हर चीज़ का प्रोडक्शन कॉस्ट हाई हो गया है, क्योंकि भाई अब सस्ता चीज़ है ही नहीं। भाई वही लोग आते थे तो सस्ती सब्जी भी बेचते थे, सस्ता काम भी करते थे, सस्ती दुकानें भी चलाते थे, सस्ती गाड़ियाँ भी चलाते थे, टैक्सी चलाते थे, ऑटो, हर चीज़ काम करते थे। अब वो बिल्कुल कट ऑफ हो गया, क्योंकि वीज़ा पॉलिसी लगा दिया, वो आ नहीं सकते हैं फ्री। पहले था कि एक फ्री था, है ना, तो आ जाते थे, जिसको मन होता था काम करने के लिए चला गया, इंग्लैंड चला गया, फ्रांस, आज यहाँ काम है, कल वहाँ काम, तो खूब मेहनत कर रहा है। अब वो बंद हो गया तो इसकी इकोनॉमी चौपट हो गई है। वही हाल और देशों में हुआ पड़ा है, जो यूके की, यूरोप की हालत ख़राब है। तो जो दिल्ली का भी देखिए यही हाल था, शीला दीक्षित के समय बिहार के लोग बहुत जाते थे, काम करते थे, देखिए इतना डेवलपमेंट हुआ बिहार यूपी के लोगों के द्वारा। हाँ, अब होता यह है कि ये एक मेजर जो प्लस पॉइंट होता है कि हमें सस्ता वर्कफोर्स मिल जाता है, हर तरह का काम करने वाले लोग मिल जाते हैं, इफ़िशियंट होते हैं, क्योंकि मजबूरी होती है उनकी, उनको कमाना है तब खाएंगे, तो वो ज़्यादा इफ़िशियंटली वर्क करते हैं, तो ओवरऑल इफ़िशियंसी बढ़ जाता है इकोनॉमी का, कॉस्ट कम रहता है, महंगाई काबू में रहती है। सब समस्या एक ये होती है पहली कि ओवर पॉपुलेशन, जहाँ जाते हैं वहाँ का पॉपुलेशन बढ़ जाता है, वहाँ के रिसोर्सेज पर दबाव बढ़ जाता है, पता चला कि भीड़ बढ़ जाती है, रहने वालों की डेंसिटी बढ़ जाती है, जहाँ लोग पहले एक बिल्डिंग में 10-20 लोग रहते थे, वो पता चलता है इतना लोग रेंट पे रहने लग रहे हैं, 50-60 लोग रह रहे हैं। थोड़ा लोगों को सोशल प्रॉब्लम्स होती है, चोरी वगैरह इंसिडेंट्स, क्योंकि कल्चरल चेंज होता है, गरीब जाते हैं कोई डेवलप्ड एरिया में, वहाँ का कल्चर अलग होता है, इनका कल्चर अलग होता है, तो कई बार कुछ कल्चरल प्रॉब्लम्स भी होती हैं, क्राइम्स वगैरह थोड़ा बढ़ जाता है। तो जिसके कारण कि दिल्ली में बिहार और यूपी वालों को बहुत बोला जाता था, शीला दीक्षित कहती थी कि सारी बीमारी की जड़ यहाँ यही लोग बने हुए हैं, ठीक है, तो नीतीश जी को तकलीफ होता था। तो कुछ प्लस भी होता है, कुछ माइनस भी होता है। इसीलिए बांग्लादेश से जब हमारे यहाँ शरणार्थी बहुत सारे आ गए थे, तो हमें भी इसीलिए समस्या होने लग गई थी कि वो लोग आके, और हमारे लोग अब नहीं चैन से जी पा रहे थे, क्राइम का इशू क्राइम्स बढ़ गए थे, ठीक है, लोगों में एक बहुत ज़्यादा वायलेंस होने लगा था नॉर्थ ईस्ट में, इसलिए हमें फिर उनको अटैक करना पड़ा, और बांग्लादेश। तो जो माइग्रेशन होता है, अभी मैं इमिग्रेशन की बात किया,
अब एमिग्रेशन की बात करें, बाहर जाने से क्या फ़ायदे नुकसान होते हैं। बाहर जाने से फ़ायदे नुकसान ये होते, जैसे अगर आप आज केरला में चले जाइए, तो केरला के आप कोई रूरल एरियाज़ में भी जाइएगा, उसमें छोटा सा भी घर होगा, वहाँ आपको कार एक ज़रूर खड़ी दिखेगी। घर बना होगा बढ़िया से डिज़ाइन, और घर बिल्कुल आपको, मतलब बिहार यूपी में तो आप घर ही नहीं देखे होंगे वैसा। वो लोग बिल्कुल ज़मीन छोड़ ओढ़ के घर बनाते हैं। घर जितना में होगा उसका 3-4 गुना ज़मीन आसपास छोड़ते हैं, बागीचे वगैरह के लिए, ओपन स्पेस के लिए। अपना गाड़ी खड़ा है, बच्चे खेल रहे हैं, पेड़ पौधे हैं। और यहाँ तो आपको है कि जितना ज़मीन है बस बाउंड्री मार के पूरे में घर खड़ा कर देता है। ज़मीन छोड़ना तो दूर है, आप इधर नॉर्थ में कहीं चले जाइए, दिल्ली जाइए, बिहार यूपी कहीं जाइए, आपको सिर्फ बहुत ही जो ज़्यादा अच्छे पैसे वाले होते हैं बस वही थोड़ा बहुत ज़मीन छोड़ते हैं। नहीं तो यहाँ का क्या है कि बस जितना ज़मीन नापी है उतने में चौकोर बाउंड्री खड़ा किया, उस पर मकान खड़ा कर। दिल्ली तो जाइएगा तो वहाँ बाउंड्री भी अलग नहीं रहता है, एक ही बाउंड्री पर अगल बगल सट के सब बन जाता है मकान। लगता है कि अलग मकान कहाँ है पता ही नहीं चलता है, सब सटा हुआ है। आधा आधा बाउंड्री उसका, आधा बाउंड्री उसका, एक साथ खड़ा होता है बिल्डिंग। तो वहाँ क्या है, उसका कारण क्या है केरला में, कि हर फैमिली से 1 या 2 लोग वो गल्फ़ कंट्रीज़ या मिडिल ईस्ट या कहीं और गए हुए हैं, वहाँ से वो अच्छा पैसा कमा के भेज रहे हैं। तो यहाँ उनके, भले वो मतलब समझिए कि कितना ही गरीब हो, उसके घर में गाड़ी ज़रूर रहेगा, बच्चे अच्छे स्कूल में जाएंगे, क्योंकि इनकम का एक ऑल्टरनेटिव सोर्स है कि भाई बाहर से पैसे आ रहे हैं। तो डॉलर से पैसे आते हैं तो उसका वैल्यू काफ़ी बढ़ जाता है। वहाँ $1 है, यहाँ का आज 100 रुपया हो गया है लगभग। तो इमिग्रेशन आज भी, जैसे देखिए, आज देखिए जो लोग बाहर में काम करते हैं क्या है, उनका घर का वेल्थ का स्टेटस अच्छा हो जाता है। 5-6 साल बाहर में अगर अच्छे से कमा लिया तो आके अपना पक्का घर वर बना लेते हैं। मुझे एक नेपाली कुक था, बोला सर 5 साल बाहर काम कर लूँगा ना तो मैं नेपाल में आके बड़े अयासी से रहूँगा, अपना घर बना लूँगा, ज़मीन खरीद के बढ़िया सा एकदम फर्स्ट क्लास लाइफ ही रहेगा मेरा। बस 5 साल में जाके इजराइल में, कोरिया में कहीं जाके काम कर लूँगा। हाँ, 5 साल वहाँ थोड़ा मेहनत होता है, अच्छा खासा डिफ़िकल्टी होता है, लेकिन 5 साल के बाद ज़िंदगी सिक्योर हो जाता है। बोला मैं देखा हूँ सबको, मैं भी वही करूँगा। तो बेनिफिट इमिग्रेशन का ये है कि आपका एक लाइफ सिक्योर हो जाता है, अच्छा अर्निंग हो जाता है, प्रॉपर्टी हो जाता है। तो एक तरह से एरिया का डेवलपमेंट हो जाता है। अब समझिए कि जैसे केरला है, वहाँ आपको गांव में भी जाइएगा तो रूरल एरिया में भी सबके घर तक पक्की सड़क गई होती है, सबके घर तक। आप वहाँ गाड़ी से किसी के भी घर में जा सकते हैं, भले जंगल में उसका घर हो, क्योंकि वहाँ तक उसके घर तक पक्की सड़क जरूर रहेगी। कहेगा सर ऐसे कैसे पक्की सड़क है? इसलिए है क्योंकि वो टैक्स देता है, क्योंकि उसका इनकम है तो वो टैक्स दे रहा है। टैक्स दे रहा है, सरकार के पास फंड्स है, वो रोड सबके घर तक बना देता है। भले घर कितना ही जंगल में, उसके इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई रहेगा, बल्कि 24 आवर सप्लाई है बिजली का हर जगह, नेटवर्क है, ये सब का इंटरनेट है, सब चीज़ फैसिलिटी है। तो इम्प्रूवमेंट हो, क्योंकि भाई टैक्स देने वाले लोग तैयार रहते हैं, उनको फैसिलिटी चाहिए। पैसा जब कमाई हो रहा है तो वो टैक्स देंगे, सरकार को टैक्स देंगे तो एरिया का डेवलपमेंट होगा। तो ये बेनिफिट्स होते हैं। कुछ नुकसान ये होता है क्या कि पॉपुलेशन घट जाती है, सब लोग अब गांव छोड़ के चल देते हैं शहर, गांव में ही लोग नहीं मिलते हैं। तो वहाँ पर अब काम करने वालों की कमी हो जाती है। आज देखिए बिहार के गांव में जाइए, सब लोग छोड़ के चला गया है बाहर, अब गांव में कोई आदमी नहीं मिलता है काम करने के लिए। तो इस तरह से कुछ कई बार अबैंडन्ड विलेजेस हो जाते हैं, सबके सब लोग चले जाते हैं तो पता चलता है कि गांव में कोई रहने वाला नहीं होता है। फिर गांव का धीरे धीरे खेती बाड़ी सब चौपट हो जाता है। तो कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं और कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं, दोनों के, इमिग्रेशन के भी और एमिग्रेशन के भी। तो ये जो है माइग्रेशन डिबेट चल रही है। लोग जैसे अभी कई बार है कह रहे हैं, अभी चुनाव में क्या मुद्दा बना हुआ है कि बिहार के लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, उनको बिहार में ही नौकरी मिलेगा। अरे कहाँ से दोगे इतनी नौकरी भाई?
कितने लोग बाहर काम करते हैं, उनको तुम बिहार में कहाँ से नौकरी दोगे? बिहार में इतनी नौकरी है कहाँ? तो भाई वो बाहर जा रहे हैं, ठीक है, कमा रहे हैं, खा रहे हैं। तो हाँ, ये भी है कि बाहर जा रहे हैं तो कुछ प्रॉब्लम्स भी फेस करना पड़ता है, जैसे कई बार हरासमेंट, जो आप जगह जगह, चूंकि काम एक बुरा करता है उसकी जगह 100 को हरासमेंट झेलना पड़ता है। एक कोई चोरी करेगा तो सभी पर आ जाता है कि ये चोरी कर रहे हैं। जैसे उत्तराखंड में पहले कोई क्राइम नहीं होता था, और एक साल शायद आप लोग को मैंने अभी 4-5 साल पहले की बात है, तो एक बड़ा ही रेप हुआ था वहाँ हल्द्वानी में, और उसको लेके बहुत बवाल मच गया था, क्योंकि वहाँ रेप वगैरह सुना नहीं गया था कि किसी का रेप हुआ, और कुछ कम उम्र की ही बच्चियाँ थी, उनका रेप किया गया था 1-2 का, और उनको फिर मर्डर वर्डर हो गया था। और यहाँ तक इतना मतलब मामला, लोग गुस्सा हो गए थे कि डीएम तक पर सब पर पत्थर चला दिए थे, सबको भागना पड़ा था, बहुत बवाल हो गया था। और उसमें था कि बिहार के ही कुछ लोग इन्वॉल्व थे जो है। तो वहाँ पर ये बात उठा कि भाई बिहार के लोग आके रहने लगे हैं, तब से यहाँ ये सब क्राइम बढ़ गया, चोरी होने लगा, अब रेप भी हो गया, इस तरह का। तो करता कोई एक है, लेकिन बदनामी सभी को झेलनी पड़ती है। तो ये इश्यूज भी हो जाते हैं कि हरासमेंट फील, जैसे इंडियंस को देखिए, बाहर में बहुत कंट्रीज़ में इंडियंस को भी हरासमेंट फेस करना पड़ता है, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। एक साल ऑस्ट्रेलिया वगैरह में तो बहुत कई को चाकू वाकू मार दिया था लोगों ने, बहुत बहुत सारी बातें होती, जैसे कई बार एक जॉब कंपटीशन हो जाता है कि वहाँ पता चला कि कंट्रीज में वहाँ के लोग को जॉब मिल ही नहीं रहा, इंडिया के लोग को ही खाली वहाँ जो सब जॉब मिल रहा है। तो फ्रस्ट्रेशन जैसे यहाँ महाराष्ट्र में होता है, बिहार के लोगों को मार पीट रहे थे एक बार कि सब गवर्नमेंट की जॉब से ही लोग कैप्चर कर ले रहे हैं, रेलवे की जॉब से ही लोग कैप्चर, तो उसी पर ये राज ठाकरे ने पॉलिटिक्स किया था। तो ये सब भी हो जाता है, या आसाम में अक्सर बिहार के लोगों को साथ हो जाता था लड़ाई मारपीट, तो यहाँ बिहार के लोग फिर वहाँ मारपीट करते थे, यहाँ वो लोग ट्रेन में आते थे, तो यहाँ कई बार ट्रेन में आग लगा दिया गया था। तो ये सब भी कुछ इंसिडेंट्स होते हैं। तो अब यहाँ चुनाव में कहा जा रहा है कि भाई बिहार के लोगों को बिहार में ही नौकरी देंगे। हाँ, अच्छी बात है, अगर आप दे सकते हैं तो उन्हें काफ़ी राहत होगा, बाहर नहीं जाना पड़ेगा, वो अपने घर में अपना घर बार भी देख सकते हैं, काम भी कर सकते हैं। लेकिन इतने लोग को आप देंगे कहाँ से नौकरी, अचानक से कहाँ से पैदा कर दीजिएगा नौकरी, ये भी बात है। तो इन सब मामलों पर जो है अभी बहस एक छिड़ी हुई है हर जगह, हमारे ही राज्य में नहीं और भी राज्यों में है, क्योंकि हर जगह से लोग बाहर जाते हैं काम करने। तो ये उसी से जुड़ा हुआ आर्टिकल है। अब मैंने आपको काफ़ी कुछ इसमें आपको बता दिया, इसको आप पढ़ के समझ सकते हैं। दूसरा आर्टिकल है हिंदू का नीचे, कंपाउंड इफेक्ट, ठीक है। तो ये हमारे, मैंने एक न्यूज़ आया था, आपको बताया था कि एशिया के कुछ कंट्रीज़ में जो है बहुत सारा डिजिटल स्कैम्स और ये सब हो रहा है, किया जा रहा है, उससे जुड़ा हुआ ये आर्टिकल है, इसको देख लीजिएगा। फिर इधर है मेन आर्टिकल जो है, बिहार्स इलेक्टोरल बैटल्स शुड बी अबाउट लैंड नॉट कास्ट अलोन। ये कह रहे हैं कि बिहार का चुनाव जो है वो ज़मीन को लेके भी होना चाहिए, सिर्फ जाति को लेके नहीं होना चाहिए। अब ये पता नहीं क्या कह रहे हैं, तो इसको देखिए। और नेक्स्ट है, ट्रम्प सीम्स मोर इन कंट्रोल ऑफ इजराइल देन हमास। तो अभी चल रहा है जो इजराइल और इस सब का इशू चल रहा है, और उसमें ट्रम्प का क्या रोल चल रहा है, उस पर लेके उतना हमें काम नहीं है उसका। नेक्स्ट पेज पर है आर्टिकल, इंडियाज़ फॉरेस्ट्स होल्ड द फ्यूचर। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इकोलॉजी के लिए, इसको पढ़ लीजिएगा। इंडियाज़ फॉरेस्ट्स होल्ड द फ्यूचर, अच्छा आर्टिकल है, ठीक है, पढ़िएगा इसको। लाइफ सेव्ड लाइवलीहुड्स लॉस्ट, तो ये उड़ीसा पर एक आर्टिकल है, ठीक है। ये साइक्लोन को लेके, उसके इफ़ेक्ट्स को लेके है कि क्या उसके प्रभाव होते हैं, क्या नुकसान होता है,
पढ़ लीजिएगा। फिर नीचे है विल हॉर्स ट्रेडिंग स्लो, AIMIM's डार्क हॉर्स रन इन 2025। हॉर्स ट्रेडिंग क्या कहते हैं? घोड़े खरीदना बेचना। हॉर्स ट्रेडिंग क्या होता है? हॉर्स ट्रेडिंग सेलिंग एंड बाइंग ऑफ हॉर्सेज। नहीं, हॉर्स ट्रेडिंग जो टर्म है एक्चुअली वो पॉलिटिक्स में यूज़ किया जाता है नेताओं को खरीदने बेचने के लिए, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, तो एक्चुअली वहाँ नेताओं की खरीद बिक्री जो होती है उसको हॉर्स ट्रेडिंग कहते हैं। तो हमारे यहाँ का है इस तरह का रिवाज, बाहर देशों में क्या यूज़ करते हैं टर्म वहाँ अलग होता है, यहाँ जो है हॉर्स ट्रेडिंग कहा जाता है। तो यहाँ ये कह रहा है कि विल हॉर्स ट्रेडिंग स्लो MIM's डार्क हॉर्स रन इन 2025, कि जो यहाँ नेताओं की खरीद बिक्री होती है, यानी पैसा लेके पार्टी बदल लेते हैं या जो भी होता है, या सरकार से अलग कर लेते हैं पैसा देके, या सरकार गिरा देना, ये सब जो होता है। तो क्या ये इस तरह का ये जो नेताओं की खरीद बिक्री जो होती है, इससे AIMIM जो है, जो पार्टी है, क्या उसका जो पिछली बार वो डार्क हॉर्स कहते हैं, मतलब कि जो चुपचाप कुछ बड़ा करके दिखा देता है, उसको डार्क हॉर्स कहते हैं। डार्क हॉर्स क्योंकि वो डार्क है, वो दिखता नहीं है जल्दी लोगों को, लेकिन हॉर्स की तरह वो दौड़ता है और कुछ करके दिखाता है। तो ऐसे किसी व्यक्ति को या किसी को डार्क हॉर्स कहते हैं, जो चुपचाप कुछ बड़ा करके दिखा दे और किसी को पता भी न चले। तो जैसे पिछले इलेक्शन में MIM ने अचानक से खड़े होकर कई सीटें जीत ली थी, तो वही कह रहा है कि क्या इस बार भी उसी तरह का ये कर पाएगा, या नेताओं की खरीद बिक्री से उसका जो है कुछ कर्तव्य नहीं कर पाएगा इस बार। उस पर ये आर्टिकल है, पढ़िएगा। तो ये सब देखिए इलेक्शन से जुड़ा हुआ है, ये सब आपको इलेक्शन से जुड़ा हुआ क्वेश्चंस आते ही हैं मेंस में, उस पर लिखने के लिए, या कई बार एस्से में भी आ जाता है। नेक्स्ट है टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट। हाउ ब्रिक्स इज चैलेंजिंग स्विफ्ट। तो ब्रिक्स तो आप जान रहे हैं, द ग्रुपिंग ऑफ 5 नेशंस, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। और दूसरी तरफ एक टर्म है यूज़ किया है स्विफ्ट। स्विफ्ट क्या है? स्विफ्ट क्या? स्विफ्ट नेटवर्क, अच्छा, मैसेजिंग सिस्टम। अच्छा, स्विफ्ट मनी ट्रांसफ़र जो है उसकी बात किया जा रहा है। ओके ओके, ये स्विफ्ट जो मनी सिस्टम होता है अभी ट्रांसफ़र का, ठीक है, जो ये आजकल हम लोग जैसे कि ये करते हैं, मनी ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसका जो एक इंटरनेशनल उसका सिस्टम है उसको स्विफ्ट कहते हैं। तो वही है कि हाउ ब्रिक्स इज़ चैलेंजिंग स्विफ्ट, उसको चैलेंज करके एक नया सिस्टम डेवलप करने की कोशिश। जैसे आजकल UPI देखिए बहुत ये हो गया, कहीं भी किसी को भी आप UPI, लेकिन UPI देखिए इंडिया में, इंडिया से बाहर बहुत कम है। आप इंडिया से बाहर नहीं भेज पाइएगा पैसा UPI से। इंडिया में बहुत ज़्यादा ये कॉमन हो गया है, सब लोग UPI यूज़ करते हैं, तो इंडिया में बहुत आसान है, लेकिन ये विदेशों में इस तरह से नहीं है कॉमन, ठीक है। इस मामले में इंडिया ही सबसे एडवांस है पूरी दुनिया में, इतने ज़्यादा UPI यूज़र्स हैं। आज आप सब्ज़ी लेने भी जाते हैं तो ढंग से मोबाइल स्कैन करके आप पैसा पेमेंट कर देते हैं, लेकिन ऐसा बाहर में नहीं है। तो इस तरह से इसमें देखिएगा, इसमें क्या इस दिया हुआ है कि किस तरह से ये जो ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं ये अपने अपने नए तरह के जो है पेमेंट सिस्टम्स डेवलप कर रहे हैं, और स्विफ्ट सिस्टम जो है ऑलरेडी पहले से उसको चैलेंज कर रहे हैं। तो ये मनी ट्रांसफ़र को लेके है, क्योंकि ये भी देखिए बड़ा ये है, क्योंकि एक एक ट्रांजैक्शन पर जो है कुछ पैसा, जैसे देखिए कार्ड, जो ये क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का एक समय इतना चला, क्यों?
क्योंकि उससे जो है कंपनीज को अच्छा खासा उस पर प्रॉफिट होता था, है ना। एक एक ट्रांजैक्शन पर वो अपना कुछ परसेंटेज लेते थे, इसलिए जो इतने एटीएम लगाए गए और इतना पॉपुलराइज किया गया कार्ड परचेज। अब कार्ड की जगह कार्ड लगता है तो लगभग ऑब्सोलीट हो गया है। अब जो है डायरेक्टली जब से पेटीएम एटीएम आ गए और उसके बाद अब जो है यूपीआई हो गया, तो अब कार्ड बहुत ही रिड्यूस हो गया यूज़ जो है। तो इस पर होता है फ़ायदा होता है, फाइनेंशियल कंपनीज इन्हीं पर चलती हैं। एक समय वीज़ा, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस, है ना, सिस्को, इस तरह की सिस्को कह रहे हैं, क्या था, सिरस। तो ये सब कंपनियां थीं जो कार्ड वगैरह, सिटी बैंक, अब जो है अब यूपीआई सिस्टम हो गया। नेक्स्ट है इसमें नीचे आर्टिकल, व्हाट इज़ द टीएलपी चैलेंज फॉर पाकिस्तान गवर्नमेंट। तो टीएलपी क्या है, तहरीके लब्बाइक पाकिस्तान, पॉलिटिकल पार्टी सपोर्टेड बाय बरेलवीज इन पंजाब प्रोविंस। तो ये नया तरह का कोई पॉलिटिकल पार्टी है जिसको कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है। तो ये किस तरह से पाकिस्तान की सरकार को चैलेंज कर रहे हैं, क्या इनका है मानना है, ये यहाँ पर। नेक्स्ट इज a nationwide SIR, the need to check double entries in electoral list। अब देखिए मेरा ही मामला है, हम किससे बोले, अब हम सोच रहे हैं कि अब छोड़ दिए, हम क्या छोड़ो, अभी हमको कोई इतना समय नहीं है। अब मैंने बताया था कि मैंने यहाँ ट्रांसफ़र करवा लिया था, यहाँ मेरा वोटर कार्ड भी यहाँ नया बना, और उसके बावजूद जब मैं ऑनलाइन चेक करता हूँ तो मुझे अभी दिल्ली का ही दिखाता है वोटर लिस्ट में। तो यहाँ इतना हंगामा चल रहा है, नेशन वाइड SIR, द नीड टू चेक डबल एंट्रीज इन इलेक्टोरल लिस्ट, कि जहाँ जहाँ अगर डबल एंट्रीज हैं तो उसको सुधार करने की ज़रूरत है। तो पहले मैं यहीं एक्चुअली यहाँ के जो मेरा कार्ड बना था यहाँ चेक कर रहा था, तो यहाँ दिखाई नहीं रहा था बिहार में, तो मुझे लगा कि मेरा नाम काट दिया गया है, लगता है लोग काट वाट दिए हैं गड़बड़ करके। फिर कैसे ही मैंने चेक किया तो दिखाया कि ये तो दिल्ली का दिखा रहा है कार्ड। तो मैंने देखा तो जब दिल्ली में सर्च किया तो वहाँ मेरा नाम दिखा रहा है कॉन्स्टिट्यूंसी में जहाँ मैं वोट किया था पहले, तो अभी तक वहीं का दिखा रहा है, जबकि यहाँ का कार्ड भी बन चुका है फ्रेश। खैर, नीचे है, देर इज़ अ रीज़न वाई गन पाउडर एंड ट्रीजन शुड नेवर बी फॉरगॉट। तो यहाँ पर एक प्रोवर्ब है दिया हुआ कि एक कारण है कि कहा जाता है कि कभी बारूद को और धोखे को कभी भूलना नहीं चाहिए। बारूद जो है कभी भी ब्लास्ट हो सकता है, और धोखा जो है किसी ने दिया वो फिर से आपको धोखा दे सकता है, कभी भी एक बार जो धोखा दिया उसको भूलना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं। ऊपर जो है नो योर इंग्लिश, उसमें आपको इंग्लिश यूजेज को लेके कुछ दिया गया है, उसको देख लीजिएगा। वर्ड ऑफ द डे, प्रोनाउंसिएशन वगैरह दिए हैं। नेक्स्ट है बिजनेस पेज, अब आ गया। मिस्त्री पार्ट्स वेज विथ टाटा ट्रस्ट्स। तो मिस्त्री ग्रुप जो था, जो कि टाटा का के साथ था, ये अब टाटा को अलविदा कर रहा है, ठीक है। तो इसमें था भी कि जो उसका बनाया गया था CEO मिस्त्री को, फिर उसको बड़ा शिकायत रहता था टाटा जी से, फिर उसको टाटा ने बेइज्जती करके निकाल ही दिया था। तो खैर अब मिस्त्री ग्रुप जो है पूरी तरह से छोड़ रहा है। गोपीचंद हिंदुजा हु टर्न अराउंड एलिंग अशोक लीलैंड डाइज। ठीक है, चलिए। नीचे है, इंडिया कैन बी अ बीकॉन ऑफ हाउ AI कैन बी यूज्ड फॉर सोशल गुड
ओपन एआई ऑफिशियल। तो ओपन एआई का स्टेटमेंट है कि इंडिया जो है एक मतलब रास्ता दिखा सकता है। बीकॉन मतलब होता है गाइडिंग लाइट, रास्ता दिखाने वाले लाइट जो होता है, ऐसे बीकॉन जो भी गाड़ियों पर लाल बत्ती उसको बीकॉन कहते हैं, या किसी भी तरह का लाइट जो प्रोड्यूस करने वाला उसको बीकॉन कहते हैं। जनरली रेड लाइट जो होते हैं उनको बीकॉन कहते हैं, जैसे प्लेन्स में लगा होता है, गाड़ियों में लगा होता है, सिग्नल्स पे लगा होता है, हाई सिग्नल्स पर, या ब्लैक बॉक्स में, या आप देखिए जो आपके गाड़ियों में भी आजकल वो होता है सिक्योरिटी, जो बाहर से बटन से ऑटोमेटिक वो होता है लॉक, और उसमें सिक्योरिटी होता है, टच अलार्म वगैरह। तो उसमें एक देखिए बीकॉन जो रेड कलर का लगा होता है, कुछ डिवाइस जो थोड़े थोड़े देर पर रेड लाइट छोड़ता रहता है, इन सब को बीकॉन कहते हैं। तो यही यहाँ कह रहा है कि इंडिया कैन बी अ बीकॉन ऑफ हाउ एआई कैन बी यूज्ड फॉर सोशल गुड। तो एक इंडिया मतलब दूसरों को रास्ता दिखा सकता है, बिहार में कहें तो लालटेन बन सकता है कि कैसे एआई को समाज के भले के लिए यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए एआई का यूज़ यहाँ कुछ आपको बताएगा कि इंडिया में कैसे हो रहा है और क्या किया जा सकता है। उसके बाद देखिए वेकिंग अप टू रिसाइकलिंग, एक फोटोग्राफ है बगल में, वेकिंग अप टू रिसाइकलिंग on green track. This photograph shows wooden sleepers stored at the exit of a tank at the industrial establishment road factory belonging to French rail infrastructure France. The incineration of wooden slaves at the end of useful life in France will end soon. New process will allow their recycling at the end of track. तो ये क्या है कि जो फालतू जो लकड़ियाँ ये काट के पटरी बिछाने के लिए लग रखे रहते हैं, तो पहले था कि उनका जब अगर प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाने पर उनको जला दिया जाता था, या जब उसका पीरियड यूज़फुल पीरियड ख़त्म हो जाता था तो जला दिया जाता था। तो अब उसको किया गया कि नहीं, जलाया नहीं जाएगा, रिसाइकल कर दिया जाएगा उसको जो है, ताकि पॉल्यूशन ना हो। खैर, नीचे है फिर एक आर्टिकल, सेबीज पांडे बैट्स फॉर साइबर सिक्योरिटी। तो सेबी का तुहिन कांत पांडे हैं, वो साइबर सिक्योरिटी के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। सेबी को भी साइबर सिक्योरिटी पर अब अलर्ट होना चाहिए, ऐसा उनका कहना है, इसको पढ़ लीजिएगा। बैंक्स डिमांड हायर एक्सपोजर लिमिट फॉर एक्विजिशन फिनेंस। तो इसको छोड़ दीजिए, इसको आपके लिए बहुत काम का नहीं है। बैंक ऑफ इंग्लैंड इंटरेस्ट रेट कट डांसेस अराउंड पॉलिटिकल ऑप्टिक्स। तो बैंक ऑफ इंग्लैंड है, जैसे इंग्लैंड का सेंट्रल बैंक आरबीआई की तरह बैंक ऑफ इंग्लैंड है, जैसे वहाँ का फेडरल रिजर्व है, ऐसे बैंक ऑफ इंग्लैंड जो है इंग्लैंड का सेंट्रल बैंक है। तो यहाँ बैंक ऑफ इंग्लैंड इंटरेस्ट रेट कट डांसेस अराउंड पॉलिटिकल ऑप्टिक्स। तो वहाँ के सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट को कम किया है, यानी कि इंटरेस्ट को घटाया है। तो ये कहीं ना कहीं सिर्फ पॉलिटिक्स में दिखावा करने के लिए किया गया है। ठीक है, तो ऐसा ये नेक्स्ट है, बिग टेक बिग स्पेंड बट बिग रिटर्न्स। तो यहाँ देखिए एक अच्छा आर्टिकल है और अमेजन का फोटोग्राफ लगाया गया है सिंबल, कि जो बड़ी टेक्निकल कंपनियां हैं उसमें खर्च तो बहुत होता है, मतलब बड़ी टेक्निकल कंपनियों में काफ़ी कुछ पैसा लगाना भी पड़ता है, लेकिन बट बिग रिटर्न्स, लेकिन उनको इनकम भी काफ़ी हाई होती है। तो ऐसा इससे जुड़ा हुआ आर्टिकल दे रहा है। जैसे बड़ी कंपनियां हैं माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न, मेटा, गूगल, ये सब, तो इनमें काफ़ी पैसा, मतलब बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं इनमें, तो बहुत ज़्यादा उसमें पैसा एक बार में लगता है। लेकिन ये भी है कि उसमें जब लगता है तो उससे बहुत ज़्यादा पैसा इनकम भी होता है। उससे जुड़ा हुआ आर्टिकल, इसको आप पढ़ सकते हैं। और लेफ्ट साइड में एक न्यूज़ है, एशिया एलएनजी इंपोर्ट्स स्लिप ऑन वीक चाइना। एशिया का जो एलएनजी का इंपोर्ट, एलएनजी कहते हैं लिक्विफाइड नेचुरल गैस,
ठीक है। तो एलएनजी जो है इंपोर्ट वो कम हुआ है। जैसे सीएनजी है, तो सीएनजी की तरह एक एलएनजी होता था जो एलएनजी इंपोर्ट होता था, तो उसका इंपोर्ट काफ़ी कम हुआ है एशिया में, क्योंकि चाइना की तरफ से इसमें जो है कमी की गई है ज़्यादा। पढ़ लीजिएगा एक बार, देख लीजिएगा क्या मेन है कह रहा है। इंडिया स्लिप्स, इंडिया भी इसमें, इंडिया का भी कम हुआ है। नेक्स्ट है चाइना आइज कैपेसिटी कैप्स फॉर कॉपर, लेड एंड जिंक स्मेल्टर्स। ठीक है, तो चाइना जो है वहाँ जो स्मेल्टर्स हैं, यानी कि पिघलाने वाले मेटल्स को जहाँ पिघला के उसको प्रोसेस करते हैं, तो वहाँ एक कैपेसिटी का लिमिट लगाने का सोच रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ काम मतलब ज़्यादा हो रहा है, जिससे कि हो सकता है उसका रेट कम हो रहा होगा। इसलिए एक सोचे हैं कि अब सब पर एक लिमिट लगाएंगे कि इतना ही मेटल आप प्रोसेस कर सकते हैं। फिर देखिए इंटरनेशनल न्यूज़ है, यूक्रेन ड्रोन्स रीच डीप इनसाइड रशिया एज फाइट फॉर की सिटी रेजेज ऑन। ठीक है, तो रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है लंबे समय से, उसके बारे में नए अपडेट्स हैं। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। डिक शिनी, आर्किटेक्ट ऑफ इराक इन्वेजन, डाइज एट 84। 84 साल की उम्र में डिक शिनी मर गए, जो कि इराक पर जो है जो अटैक किया था अमेरिका ने, उसका मास्टरमाइंड यही थे। इधर बगल में पाकिस्तान गवर्नमेंट विल अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन सेज डिप्टी पीएम दार। तो डिप्टी पीएम जो हैं वो उनका कहना है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करेगी। तो अमेंडमेंट क्या करना चाह रही, क्यों करना चाह रही है, इशाक डार जो हैं वहाँ के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, इसको पढ़िएगा क्या अमेंडमेंट करना चाह रहे हैं भाई ये लोग। उसके बाद नेक्स्ट पेज आते हैं वर्ल्ड 15। ट्रम्प्स मिलिट्री एक्शन थ्रेट कोलाइड्स विथ नाइजीरियाज कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी क्राइसिस। तो जहां एक तरफ नाइजीरिया में सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा क्राइसिस चल रहा है, आपको बताया था कि वहाँ क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स के बीच में बहुत बड़े स्केल पर लड़ाई चल रही है, और उसी के साथ ट्रंप ने घोषणा कर दिया है कि वहाँ मिलिट्री एक्शन लेगा अमेरिका। तो इसको पढ़िएगा आर्टिकल को क्या चल रहा है। अब यहाँ देखिए नीचे फोटो है, आफ्टर मैथ ऑफ ए टाइफून। तो जापान में जो है टाइफून आता है, जापान और उसके आसपास एरिया में, ये फिलीपाइंस का है। तो वहाँ टाइफून आने के कारण लोगों को नारियल गिरे हुए मिल गए पानी में बीच पर, तो नारियल उठा रहे हैं लोग जो है। फिर नीचे आर्टिकल है, रेड्स ऑन इंटरनेट स्कैम हब्स इन म्यांमार स्पार्क रिक्रूटमेंट रश फॉर फ्रॉडस्टर्स। म्यांमार में जो ये इंटरनेट के स्कैम्स के हब हैं, यानी जहाँ से इंटरनेट स्कैम ज़्यादा किए जाते हैं म्यांमार से, तो वहाँ रेड पड़ा है, तो उससे अब फ्रेश जो है लोगों को रिक्रूटमेंट करने का फिर से एक नया हड़बड़ी बिल्कुल शुरू हो गया है कि जल्दी जल्दी नए स्कैम करने के लिए लोगों को क्योंकि बहुतों को अरेस्ट किया गया है, तो काम आगे कैसे बढ़ेगा, पढ़िएगा इसको। तो ये था हिंदू पेपर।
फिर तो स्पोर्ट्स का है। देखिए आज बिहार का पोल्स का पूरा मैप दिया हुआ है हाईलाइट में। तो बीच का बिहार का पूरा एरिया जो है कोर एरिया, उसमें आज है। और फिर नेक्स्ट फेज़ में बाहरी इलाके जितने हैं, साउथ में भी, नॉर्थ में भी और ईस्ट में भी, उन सब में सेकेंड फेज़ में है। हाँ देखिए, इसमें मेन आर्टिकल है हमारा आज सबसे ऊपर। तो ऊपर में बिहार का पोल्स का मैप दिया हुआ है 2 फेज़ में। रेड में जो कलर्ड है वो फर्स्ट फेज़ है, बाकी ग्रे में सेकंड फेज़ है। राहुल alleges वोट थेफ्ट टुक प्लेस इन हरियाणा विथ ईसी हेल्प। राहुल गांधी का कहना है कि हरियाणा में जो वोटों की चोरी हुई है उसमें इसी ने भी मदद किया है। तो खैर, और उसके लेफ्ट में देखिए एक हिस्टोरिक न्यूज़ है कि न्यूयॉर्क का जो नया मेयर जो है वो जोहरान मामदानी, ठीक है। तो जोहरान मामदानी जो कि फर्स्ट मुस्लिम और जो है साउथ एशियन है। कहाँ के हैं भाई ये मामदानी? अच्छा, ये फिल्म मेकर मीरा नायर का बेटा है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, बीच में आया था मेंशन कि मीरा नायर का बेटा है। मीरा नायर जो कि उनकी कई फिल्में हमने देखी हैं। मीरा नायर, सलाम बॉम्बे फिल्म थी हिस्टोरिक, वो भी ऑस्कर के लिए गई थी। कई फिल्में मीरा नायर की ऑस्कर के लिए गई। उन्हीं का बेटा है जो अब नया मेयर बना है न्यूयॉर्क का। चलिए, हिस्टोरिक है कि साउथ एशियन जो है बना है। न्यूयॉर्क गेट्स, ये भी पीटी में ज़रूर पूछेगा। तो न्यूयॉर्क गेट्स इट्स फर्स्ट मेयर इलेक्ट। मेयर इलेक्ट इसलिए जोड़ते हैं कि अभी जो है उसका टर्म बाकी है मेयर का, कुछ समय बाद इनका टर्म शुरू होगा, तो आगे आने वाले मेयर यही होंगे। इधर राहुल गांधी ने जो कहा है उसके बगल में है क्लेम्स आर अनफाउंडेड सेज पोल पैनल। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि राहुल गांधी ने जो इल्ज़ाम लगाया उनका कोई आधार नहीं है, कोई बेस नहीं है। और इधर प्रधानमंत्री मोदी जो है महिला टीम को के साथ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, ठीक है, उनको बधाई देते हुए। इट इज़ अ ग्रेट फोटो एंड द गर्ल्स हैव डन इट। सेंटर्स गवर्नेंस गाइडलाइंस फॉर एआई कॉल फॉर ट्रस्ट एंड सेफ्टी। तो एआई के लिए गवर्नमेंट की गाइडलाइंस जो है आई हैं, जो कि ट्रस्ट और सेफ्टी को कहता है। देखिए क्या करता है।
नीचे है देखिए, स्टबल बर्निंग एरिया इन की पंजाब डिस्ट्रिक्ट्स 20% लोअर देन लास्ट ईयर रिवील सेटेलाइट डेटा। तो कुछ कमा है, जो है पराली जलाने वाले जो है कुछ कमी हुई है, लेकिन ज़्यादा कमी नहीं हुई है, लेकिन लगभग 20% रिडक्शन हुआ है। मेजर एरियाज जहाँ जहाँ के खेतों में आग लगा दिया जाता है उसमें। 6 पैसेंजर्स किल्ड वाइल क्रॉसिंग ट्रैक एट यूपी स्टेशन। लीजिए, चुनार का ही घटना है। लीजिए, चुनार जो है तो हम जान रहे हैं, हमारे जाते हैं हमारे सब फैमिली वाले। चुनार रेलवे स्टेशन मिर्ज़ापुर के पास है चुनार। तो वहीं का घटना है कि 6 लोग जो है रेलवे ट्रैक क्रॉस कर रहे होंगे और जो है ट्रेन से टकरा गए होंगे। कार्तिक पूर्णिमा नहाने गए थे वो लोग। खैर, आगे है। अच्छा, ये सिटी, ये दिल्ली वाला आ गया। जस्ट वेट 1 मिनट, दिल्ली इशू मैंने डाउनलोड करके भेज दिया जी। इंटरनेशनल एक मिनट डाउनलोड कर लिया। दिल्ली वाला था इसलिए इसका साइज भी ज़्यादा था। हाँ, फिर से भेज दें अभिषेक, उसको डाउनलोड कर लीजिए ज़रा।